जैसे कि दोस्तों हम लोग कल पढ़ चुके थे कि जो उद्देश्यकर्ता थे, उद्देश्यकर्ता जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्यकर्ता थे संविधान सभा के सामने पेश कर दिए थे 22 जनवरी 1946 को। 22 जनवरी 1946 को अपना उद्देश्य संविधान सभा के समक्ष पेश कर दिए थे। अब बात आती है बी.एन. राव को। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। बी.एन. राव का पूरा नाम होता है बेनिगल नरसिंह राव। बेनिगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। इनको क्यों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है? क्योंकि इसने बी.एन. राव ने कई सारे देशों का संविधान का अध्ययन किए थे। कई सारे देशों का संविधान का अध्ययन किए थे और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके थे। बी.एन. राव जो थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके थे इंटरनेशनल लेवल पे। इनको बी.एन. राव जी को संविधान सभा के सदस्य ने जिम्मेदारी दे दी संविधान बनाने की। संविधान को निर्माण करने की जिम्मेदारी दे दिया गया बी.एन. राव को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। और बी.एन. राव थे वो अक्टूबर 1947 में बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में बेनिगल नरसिंह राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के आगे संविधान को प्रस्तुत कर दिए। संविधान सभा के आगे प्रस्तुत कर दिए संविधान को। और लेकिन ये अक्टूबर 1947 की बात है। उस समय हमारा देश आज़ाद हो चुका था। इसमें जिसमें से 389 सदस्य से घटकर 299 सदस्य बच गए थे। और 90 सदस्य थे वो पाकिस्तान के हिस्सा बन गए थे, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जा चुके थे। जिसमें अब बात आती है जैसे हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो जो 90 सदस्य थे वो पाकिस्तान के हिस्सा बन गए थे। अब बात आती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुलना जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहाँ से चुनाव लड़कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, खुलना से चुनाव लड़कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुलना से चुनाव लड़कर जो वर्तमान में बांग्लादेश में है वहाँ से सदस्य बने थे, संविधान सभा का सदस्य बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का सदस्य बने थे खुलना से। जो बांग्लादेश था, जो खुलना बांग्लादेश था, बांग्लादेश वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है।
जो खुलना बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है, और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो पूर्वी पाकिस्तान के सदस्य बन गए। ये पूर्वी पाकिस्तान के सदस्य बन गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उस समय 1947 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हमारे देश के जो संविधान सभा के सदस्य थे उनसे कहे कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में किसी तरह से लाना जरूरी है, किसी तरह से लाना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसी तरह से संविधान सभा में लाना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं कि जो बम्बई के सीएम थे उसको पत्र लिखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे वो बम्बई के सीएम थे, उस समय मुंबई नहीं रहता था तो बम्बई रहता था। सिर्फ जो गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन हुआ उस समय सिर्फ बम्बई रहता था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई के सीएम जो बीजी खेरे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बीजी खेरे थे उनको एक पत्र के माध्यम से उनको ये कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसी तरह से संविधान सभा का सदस्य होना चाहिए। ये लेटर में लिखा गया तथ्य था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसी तरह का संविधान सभा का सदस्य बनना चाहिए। तो जो बीजी खेरे थे इन्होंने क्या किया कि पूना के सीट को खाली करवाए। जो पूना के सीट पर थे एम आर जयकर जो चुनाव लड़कर और जीते थे, ये कांग्रेस के नेता थे। एम आर जयकर कांग्रेस के नेता थे और पूना में चुनाव लड़कर जीते थे। इन्हीं को सीट को खाली करवाया गया और खाली कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सीट पर बैठाया गया। पूना के सीट पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एम आर जयकर के सीट पर बैठा दिया गया। और इन्हीं के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और जो बी.एन. राव का समिति जो था उसी पर रिसर्च करना इस समिति का काम था। जो बी.एन. राव का समिति था इसी पर रिसर्च करना प्रारूप समिति का काम था। इसी पर रिसर्च करना प्रारूप समिति का काम था। और लगभग अब इसमें प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष। प्रारूप समिति ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। प्रारूप समिति अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। प्रारूप समिति अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और अक्टूबर
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 5 महीने किए। ये प्रारूप समिति अपना काम लगभग 5 महीना किया। और 21 फरवरी 1948 को 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा के पेश कर दिया गया। संविधान को 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा पेश कर दिया गया। और संविधान सभा के सदस्यों के मन में ये विचार आया, क्यों नहीं राज्यों के विधानसभा के विधायकों के सामने पेश कर दिए अपने प्रारूप को कि हम लोग कैसा संविधान का निर्माण किया है, हम लोग कैसा संविधान के निर्माण किया है। और 21 फरवरी 1948 को विधायकों को पेश किया जाता है और इस पर सहमति मिल जाती है। और इसने 21 फरवरी 1948 को सहमति मिल जाती है कि इसने अब प्रारूप को संविधान सभा का वाचिंग होने लगता है, रीडिंग होने लगता है। जो संविधान का प्रथम रीडिंग यानी कि वाचन संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। फर्स्ट रीडिंग हुआ। अब सेकेंड रीडिंग आता है। सेकेंड रीडिंग दूसरी रीडिंग 15 नवंबर से सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर से 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा रीडिंग हुआ। ये संविधान का सबसे बड़ा रीडिंग माना गया, सबसे बड़ा वाचन माना गया, क्योंकि ये लगभग 11 माह तक चला था। इसमें लगभग 7600 प्लस संशोधन हुआ, लेकिन 7600 को मान्यता नहीं दिया गया। इसमें 2400 को मान्यता दिया गया। यहीं पे सेकेंड रीडिंग एंड हो जाता है। और थर्ड रीडिंग देख लेते हैं। जो थर्ड रीडिंग चला था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। थर्ड रीडिंग तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। 26 नवंबर 1949 तक। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। किसके रूप में? जवाहरलाल नेहरू के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं जवाहरलाल नेहरू के रूप में। तो उन्हीं के जयंती से 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया। और 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें टोटल 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है। जो हमारा संविधान है उसमें टोटल 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है। और इसमें से 8 सदस्य महिला है। इसमें से 8
महिला है। कुल सदस्यों में से 15 महिला जो थी उसमें से 8 महिला शामिल थी। अनुपस्थित जो महिला थी उस 7 थी और जो उपस्थित थी 8 महिला थी। उपस्थित महिला का 8 जो हस्ताक्षर है और 284 सदस्य थे टोटल। और 26 जनवरी 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे भारत में संविधान लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया जाता है और हमारे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन जाता है हमारे भारत का संविधान। इसमें अनुच्छेद 395 और भाग 22 और अनुसूचिया 8 उस समय जब हमारा संविधान बना था तो अब तो 12 हो गया संशोधन करके। लेकिन जब हमारा संविधान और जो अनुसूचिया इसमें 8 थी अब तो संशोधन करके इसको 12 कर दिया गया है। तो जिस समय हमारा भारत का संविधान का निर्माण हुआ उस समय सिर्फ 16 अनुच्छेद को मान्यता दी गई। 16 अनुच्छेद को मान्यता दी गई। इस समय हमारे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है हिंदुस्तान का, हमारे भारत का, इंडियन का सबसे दुनिया का लिखित बड़ा संविधान भारत का है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 सूचियाँ, अब तो 12 हो गया है। यही पे हमारा टॉपिक 1 होता है और अगले